हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोगों ने कैलकुलस में डिफरेंशिएशन तक पढ़ लिया था। डिफरेंशिएशन के यूज़ भी हमने देख लिया था और डबल डिफरेंशिएशन भी देख लिया था। और हमने ये भी देख लिया था कि फिजिक्स में डबल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है और कहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, तो हम लोग डबल डिफरेंशिएशन क्या करते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम को फाइंड करने के लिए करते हैं, या ग्रेटेस्ट या लीस्ट वैल्यू को। ठीक है, फिजिक्स में। अब हम लोग देखेंगे एक और बेसिक कंसेप्ट जो कि मैथ्स का ही है, जो कि फिजिक्स में बहुत ही यूज़ होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो बेसिक इंटीग्रेशन को अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग बेसिक इंटीग्रेशन को क्या करेंगे, कोरिलेट करते हैं, क्योंकि हम लोग एक जनरल ट्रेंड देखते हैं मैथमेटिक्स में कि हमेशा कोई भी ऑपरेटर होता है ना, तो उसका एक इन्वर्स ऑपरेटर होता है। जैसे कि अगर हम लोग नेगेटिव ऑपरेटर को पढ़ते हैं तो इसका इन्वर्स एक पॉजिटिव ऑपरेटर भी होता है। जैसे अगर हम लोग डिवीजन ऑपरेटर को पढ़ते हैं तो इसके अपोजिट भी क्या होता है, एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर होता है। अगर हम लोग अभी हमने क्या पढ़ा था, डिफरेंशिएशन पढ़ा था, तो डिफरेंशिएशन एक ऑपरेशन चल रहा था, तो इसका अपोजिट भी क्या होता है, इसका इन्वर्स भी क्या होता है, तो इंटीग्रेशन होता है। तो अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या करेंगे, तो डिफरेंस का जो डिफरेंशिएशन जो है उसी का इन्वर्स फॉर्म पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने देखा ना, हर एक का इन्वर्स फॉर्म है, तो इस वैसे ही डिफरेंशिएशन का भी क्या होगा, एक इन्वर्स फंक्शन होगा। ठीक है, या इन्वर्स फॉर्म होगा। तो अभी तक हमने जो देखा है उसमें क्या देखा है कि अगर कोई भी फंक्शन y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n था, तो हमने उस पर क्या किया था, dy बाई डी एक्स किया था, और dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना था, इसका था nx n माइनस वन था। ठीक, यानी ये फंक्शन कैसे चेंज कर रहा है, ये कैसे बता दिया, तो ये वाले फॉर्म में हमको पता चल रहा था। ठीक, या फिर कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो फंक्शन का स्लोप क्या है, ये हमको पता चल रहा था। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, समझ में आ रहा था। ठीक, अब हमको क्या करना है कि सपोज एक तो और जनरल फंक्शन से बात करते हैं। मान लिया कि y इक्वल्स टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, y इक्वल्स टू एफ एक्स कोई फंक्शन है। अब इसमें अगर डी वाई बाई डी एक्स अगर करेंगे तो हमको पता है कि एफ डैश एक्स होता है, एफ डैश एक्स को भी हम लोग डी वाई बाई डी एक्स में बोलते हैं। अब अगर इसको उल्टा कर दे, मतलब इन्वर्स कर दे, अब हमने कर दिया डिफ्रेंशिएट तो कर लिया, अब फिर से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे, मतलब उल्टा ले जाएंगे, यानी डी वाई इक्वल्स टू कितना लिखेंगे, तो डी वाई इक्वल्स टू एफ डैश एक्स लिखेंगे इंटू डी एक्स। अब देखिए, अब हम इसी फॉर्म को उल्टा कर रहे हैं, मतलब फिर से रिवर्स प्रोसेस में ले जा रहे हैं। अब जब रिवर्स प्रोसेस में ले जाएंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो जब सम करेंगे, सम इज़ नथिंग बट इंटीग्रेशन, या इंटीग्रेशन इज नथिंग बट सम, तो ये डी वाई का जो इंटीग्रेशन होगा वो तो वाई बन जाएगा, और इसका जो इंटीग्रेशन बनेगा वो क्या बन जाएगा, तो फिर से मेरा आ जाएगा ये। समझ में आ रही बात, यानी ये फिर से मेरा क्या बन जाएगा, तो एफ एक्स बन जाएगा। ओके, प्लस सम कॉन्स्टेंट। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि हमने क्या किया, एक फंक्शन को डिफ्रेंशिएट किया, फिर उसी फंक्शन को जोड़ के फिर हम पहले वाले फंक्शन को ले आए। तो देख रहे हैं कि एक बार हम तोड़ रहे हैं और दूसरे बार उसी को उल्टा करके जोड़ दे रहे हैं, तो मेरा पहले वाला फंक्शन आ जा रहा है। तो आई होप यहाँ पे आपको क्लियर होगा। ये बहुत ही अच्छा आपको एग्जाम्पल में हमको समझ में आएगा जब हम एक पर्टिकुलर वैल्यू को ले लेंगे। जैसे मान लिया कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू है, और y इक्वल्स टू है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। अब अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स आपको पता है क्या होता है, 2x हो जाएगा, और जीरो, और इसका जीरो हो जाएगा। ठीक, और इसमें डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इतना क्या, 2x प्लस जीरो हो जाएगा। और फिर से इसको रिवर्स करते हैं तो डी वाई कितना हो जाएगा, तो 2x डी एक्स, और इसमें भी डी वाई कितना हो जाएगा, तो 2x डी एक्स। अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे ना, तो अभी हम लोग सिर्फ देख रहे हैं। ठीक है, अभी हमने कोई भी फार्मूला बताया नहीं, हम डायरेक्ट इंटीग्रेट करके वैसे बता रहे हैं। अगर y अगर निकल रहा है यहाँ से फंक्शन, तो इसका वैल्यू होगा x का डिफरेंस, x का इंटीग्रेशन होता है x के रेस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर बाई टू। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा, वहीं हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी y इक्वल टू क्या आ रहा है, x आ रहा है। अब बताए, इसी फंक्शन को हमने फिर से इंटीग्रेट कराया तो एक्स स्क्वायर आ रहा है, लेकिन ये फंक्शन कौन था, एक्स स्क्वायर प्लस टू था। यानी अगर हम डायरेक्ट डिफरेंस इंटीग्रेट करके ऐसे छोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं मेरा ये वाला फंक्शन तो नहीं मिलेगा। तो इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी एक इंटीग्रेशन करते हैं तो हम लोग एक, अगर ये कैसा इंटीग्रेशन, तो मतलब बिना यहाँ पे लिमिट का, तो लिमिट अब क्या होता है हम आगे देखेंगे। तो हम लोग जनरल इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, एक कांस्टेंट टर्म जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे कांस्टेंट आ गया, और ये कांस्टेंट रेफर करेगा किसको, टू को। ठीक है, तो इसमें भी इसमें भी वैसे ही होगा कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आया, तो इसमें एक और कांस्टेंट टर्म जोड़ देंगे जो किसको रेफ़र करेगा, 3 को रेफ़र करेगा। तो आई होप यहाँ पे आपको क्लियर है। इसके बाद मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट
जैसा हमने देखा था कि इन्वर्स जो होता है वो इंटीग्रेशन जो होता है वो इन्वर्स होता है डिफरेंशिएशन का। जैसे कि y = fx हो गया, जो हमने बोला वही हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा दिया है। तो y = fx हो गया, तो इसको f' करेंगे, फिर इसको रिवर्स करेंगे, f' को इंटीग्रेट करेंगे। ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन होता है, ये जो सांप टाइप का आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो y = f'(x), तो इसको fx हो जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक कांस्टेंट जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे कि हमने पीछे देखा था। तो जब भी ऐसा इंटीग्रेशन होगा, एक्चुअली ये इस इंटीग्रेशन को हम लोग बोलते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, मतलब इसमें कहाँ से कहाँ कर रहे हैं हमको खुद पता नहीं है, ठीक है। बस हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, सब सिर्फ जोड़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो जब सिर्फ जोड़ते जाएंगे इनफाइनाइट टर्म्स को, तो ये मेरा कुछ कांस्टेंट हमको लेना पड़ता है। जैसे मान लिया कि यहाँ पे, और यहाँ पे एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है ये हमको, तो ये मेरा तो आंसर आ गया। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे कि हमने यहाँ पे जो f'(x) लिखा है, ठीक है, इसका आंसर क्या था, ये था fx था। तो अगर हम fx और f' में अगर रिलेशन देखेंगे तो क्या आएगा, यानी इसका टोटल का इंटीग्रेशन क्या होगा, वो fx होता है। मतलब कि ये जो वैल्यू है ना, तो वो कौन सा वैल्यू है ये हमको देखना है। तो यानी ये जो है वो एक डिफ्रेंशिएशन है, तो किस वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन है, तो इस वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन है। तो इसी के लिए इस टोटल का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको दूसरे शब्दों में समझाते हैं एक और एग्जाम्पल से। जैसे मान लिया कि y = fx है, ठीक है, y = fx है। अब y = fx है, इसको क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया, तो cos x आ गया। अब इसको फिर रिवर्स प्रोसेस में ले जाएंगे, यानी dy करेंगे, दोनों तरफ जोड़ देंगे। तो अब ये हमको एक्चुअली ये बन के आया कितना, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। तो जब इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx बनता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx का इंटीग्रेशन मतलब आंसर कितना आएगा। तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कौन ऐसा फंक्शन है जिसका डिफ्रेंशिएशन जो है ना ये cos है। तो बताओ कौन सा ऐसा फंक्शन है, तो साइन फंक्शन होता है। तो ये जो है यही तो है ना साइन, तो वो जो फंक्शन होता है साइन होता है। इसका मतलब ये है कि इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो साइन हो जाएगा। और क्योंकि ये इनडिफिनिट है, तो इसी के लिए हमने इसमें क्या कर दिया, तो कांस्टेंट ऐड कर दिया। इनडिफिनिट का मतलब ये होता है कि कोई भी डेफिनेट हमको पता नहीं है कि कहाँ से लेके कहाँ तक इंटीग्रेट करना है। अगर हमको पता नहीं होता है कि कहाँ से लेके कहाँ तक इंटीग्रेट करना होता है, यानी यहाँ पे हमने कोई 1 2 या फिर 3 से 4 या 5 से 6 या 10 से 20 तक अगर हमको वैल्यू पता नहीं है, तो इस हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कांस्टेंट को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे cos x जो है ना वो क्या है, डेरिवेटिव है sin x का, ठीक है। तो सिंपल मीनिंग यही होता है कि हम जिसका भी इंटीग्रेशन बनाते हैं ना, तो हम ढूंढते हैं, अगर सब यहाँ पे जैसे cos x हम का इंटीग्रेशन बना रहे हैं, तो हमको ढूंढेंगे अंदर वाले इंटीग्रेशन के अंदर जो फंसा हुआ फंक्शन है वो किसका डेरिवेटिव है, यही ढूंढना होता है, या किसका डिफ्रेंशिएशन है। और जो फंक्शन हमको अगर मिल जाएगा तो वहीं टोटल का इंटीग्रेशन भी होता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लिया कि एक फंक्शन दे रखा है y = x⁴n, तो x⁴n अब हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो y dx x⁴n, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो x⁴n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1। इसको दूसरे शब्दों में ये भी समझ सकते हैं, तो xn आपको सोचना होगा, xn किसका डिफ्रेंशिएशन, कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका डिफ्रेंशिएशन xn है। तो यही एक फंक्शन है जिसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, xn होता है। इसको आप खुद से भी डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो xn आएगा। तो इसी के लिए इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, x⁴n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1। अब हम लोग यहाँ पे जो देखेंगे वो स्टैंडर्ड रिजल्ट देखेंगे, जिस रिजल्ट का यूज हम लोग फिजिक्स में डायरेक्ट करेंगे। तो अगर आपको दिया हुआ होगा कि y = x⁴n कोई फंक्शन, ठीक है, यहाँ पे तो हमको x⁴n का अगर इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में, तो सिंपल जो भी सिंपल इंटीग्रेशन होता है ना, या जो भी इंटीग्रेशन होता है, तो जो फंक्शन को इंटीग्रेट करना है वो फंक्शन ज़रूर उसके मतलब जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होने वाला है उस पर डिपेंड करना होगा। जैसे यहाँ x का पावर n को इंटीग्रेट करना है, तो इसको x के फॉर्मे में या x के रिस्पेक्ट में ही हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे x⁴n ले ले और t ले ले और इसको इंटीग्रेट कर दे तो आंसर आ जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे कि डिफ्रेंशिएशन में हम लोग कर रहे थे कि जो फंक्शन जिस वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है वो उसी के वेरिएबल के रिस्पेक्ट में भी डिफ्रेंशिएट भी हो रहा था, ठीक है। तो ये क्योंकि इसमें कोई भी हमको पता नहीं है कि कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, तो इसको क्या बोलते हैं, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको x⁴n dx का अगर इंटीग्रेशन अगर आपको बोल दिया जाए करने को, तो आपको दिमाग में रखना है कि इसका फार्मूला कितना होता है, तो x⁴n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1। एज फॉर एग्जाम्पल मान लो कि x⁴2 dx का इंटीग्रेशन करना है, तो क्या करोगे, तो x⁴n यानी 2 + 1 डिवाइडेड बाई
2 + 1, यानी ये कितना हो जाएगा, तो x³ प्लस सम कांस्टेंट। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, वैसे ही अगर सपोज मान लो कि cos x dx का इंटीग्रेशन करना है, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो कौन ऐसा फंक्शन है जिसका डिफ्रेंशिएशन cos x होता है, तो sin x है, यानी इस टोटल का वैल्यू आंसर कितना होगा, sin x प्लस कांस्टेंट। हमने यहाँ पे जो यहाँ पे बोल रहा है ना, कौन ऐसा फंक्शन है जिसका डिफ्रेंशिएशन जो अंदर वाला जो टर्म है वो है, तो इसको आप अच्छे से सुनिए, ठीक है, इसको अच्छे से सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा एक्चुअली चल क्या रहा है। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है ना वो एक दूसरे का रिवर्स है, ठीक है, इसी के लिए ऐसा हो रहा है। अब जैसे मान लो कि अगर कोई फंक्शन है जो कांस्टेंट टाइम्स है, मान लो कि u एक फंक्शन है जो कि u भी एक x का फंक्शन है, और इसको इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में, और इसके साथ c एक कांस्टेंट है जो कि जोड़ दिया, मान लो k कांस्टेंट है, k एक कांस्टेंट है जो जोड़ दिया है, तो जोड़ा नहीं है सॉरी, मल्टीप्लाई कर दिया है। तो जब भी मल्टीप्लाई अगर फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट या तो डिफरेंशिएशन से बाहर हो जाएगा या फिर इंटीग्रेशन से बाहर हो जाएगा। तो अगर इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेशन से हम k को पहले बाहर कर दिए, उसके बाद u का इंटीग्रेशन करेंगे dx के रिस्पेक्ट में। तो मान लो कि u का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो कोई वैल्यू आएगा या कोई फंक्शन आएगा, तो मेरा क्या हो गया, v कोई फंक्शन आया है और k क्या है, तो ये मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्स्टेंट था, और यहाँ पे जो आया वो क्या हो गया, मेरा c हो गया, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसको k बनाते हैं, इसको c बना देते हैं। ओके, चलिए, तो आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल और देख लेते हैं, एक और इसका एग्जांपल जैसे मान लो कि अगर आपको है 2x², तो 2x² को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो 2x² dx लिखेंगे, तो 2 को बाहर निकाल दिया और x² dx का इंटीग्रेशन किया। तो x² का इंटीग्रेशन अभी हमने देखा था कितना होता है, x³ 3, तो आंसर कितना हो जाएगा 2x³ प्लस सम कांस्टेंट, ठीक है, समझ में आ रहा है। c भी लिख सकते हैं, k भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी पे है, ठीक है। अब सपोज मान लो कि अगर यहाँ पे दे रखा है कि कोई फंक्शन है, डिफरेंट फंक्शन है, लेकिन सारा फंक्शन x पर डिपेंड करना चाहिए, तो u + b + w है, तो अगर हम सबका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंडिविजुअली इंटीग्रेट करके और सबको जोड़ देंगे, यानी जो जैसे ऑपरेटर में था वैसे ऑपरेटर में डाल देंगे। तो देखो, तो u को dx के साथ इंटीग्रेट किया, फिर v को dx के साथ इंटीग्रेट किया, फिर w को dx के साथ इंटीग्रेट किया, और अंदर जो ऑपरेटर है वो ऑपरेटर डाल दिया। एज फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि एक एग्जाम्पल है 2 cos x + 6x², तो सबसे पहले क्या करेंगे 2 को, तो इसको 2 cos x dx के साथ लिख देंगे, फिर 6x² dx के साथ लिख देंगे। तो क्योंकि 2 कांस्टेंट और मल्टीप्लिकेशन में है तो वो इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा, तो cos x dx हो गया इधर, फिर 6 इधर है तो 6 भी बाहर कर देंगे, x² dx। तो cos x dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin x होता है, तो 2 × sin x हो गया, और x² का इंटीग्रेशन x³ 3 अभी हमने बताया था, तो ये कितना हो गया 6x³ 3, यानी अब कैलकुलेट करेंगे 2 sin x प्लस 2x³ प्लस कांस्टेंट हो गया। तो आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। ओके, चलिए, मान लिया कि यह जो भी है एक स्टैंडर्ड तरीका ही है, और भी हम कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन लेते हैं जिसका इंटीग्रेशन हमको डायरेक्ट टिप पे होना चाहिए, ठीक है, जो कि फिजिक्स में हम लोग को डायरेक्ट यूज़ होगा। तो हम यहाँ पे कुछ फंक्शंस लिख रहे हैं। जैसे मान लो कि अगर आपको गिवन होगा कि आपको बताना है कि x⁴, जैसे कि हम ऑलरेडी ये वाला क्वेश्चन बता चुके हैं, x⁴n का इंटीग्रेशन बताना है किसके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में बताना है, तो x के रिस्पेक्ट में बताना है। तो ये मेरा x⁴n dx कितना हो गया, x⁴n + 1 डिवाइडेड बाई n + 1 इंटू सम कांस्टेंट, जहाँ की n -1 नहीं होना चाहिए। n अगर -1 होगा तो फिर ये वैलिड नहीं होगा, वो लॉग वाला आंसर चला जाता है। तो c इंटू dx है, तो c कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, और dx का इंटीग्रेशन x हो गया, ठीक है। c इंटू x⁴n dx, अब c इंटू x⁴n dx, जैसे हमने एक क्वेश्चन करके बताया था ना, f 2x², तो 2 कांस्टेंट है, बाहर निकल के x का इंटीग्रेशन x³ 3 हो गया, तो वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए अगर ऐसा है कि 1/x dx का, तो 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो हमको पता है कि 1/x किसका डिफ्रेंशिएशन होता है, तो लॉग का, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, log x डायरेक्ट प्लस सम कांस्टेंट। समझ में आ रही बात कि मान लो, ओके। e⁴x dx का अगर इंटीग्रेशन करना है तो कौन ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन e⁴x होता है, तो e⁴x का ही होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों ही सेम ही होता है, प्लस कांस्टेंट जोड़ दिया। मान लो कि e⁴ax + b है, तो इस वाले को करने के लिए हमको क्या करना होता है कि देखो e⁴x का तो इंटीग्रेशन e⁴x ही होता है, लेकिन यहाँ पे x की जगह पे क्या है, x + b है,
तो जब x की जगह पे ax प्लस बी है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक्चुअली इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो उतना हम अभी बताते नहीं हैं, डायरेक्ट हम, क्योंकि हमको डायरेक्ट यूज़ करना है ना, तो डायरेक्ट आप दिमाग में रख लेना कि e टू द पावर ax प्लस बी है ना, तो इसको e टू द पावर x प्लस बी रख देंगे और जो भी कोएफिशिएंट होगा x का उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात? ओके, तो जगह sin x dx है तो sin x का कितना हो जाएगा, तो माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स हो गया sin ax प्लस डी एक्स। अब देखो यहाँ पे ये जो है ना वो ऑपरेटर से मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, ये एंगल में है। ठीक है, तो इसका कितना था, sin x का cos x होता है, तो sin ax का माइनस ऑफ sin x का माइनस cos x होता है, तो sin ax का माइनस cos x हो जाएगा। लेकिन x में क्या है, मल्टीप्लिकेशन है a का, a कांस्टेंट है, तो डिवाइडेड बाई a कर देंगे। सेक स्क्वायर x है dx, तो सेक स्क्वायर x dx में क्या है तुमको देखना होगा कि कौन ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन सेक एक्स स्क्वायर x होता है, जो tan x का होता है, तो डायरेक्ट tan x इसका आंसर हो गया। वैसे ही अगर सेक स्क्वायर ax प्लस बी है तो हमको पता है कि tan x होगा, लेकिन क्योंकि x के साथ कोएफिशिएंट है a, तो डिवाइडेड बाई a कर देंगे। ठीक है, अब a डिवाइडेड बाई ax प्लस बी है, तो 1/x का लॉग होता है, हमको पता है, लेकिन यहाँ पे क्या है 1/x, जैसे यहाँ पे है देखो 1/x प्लस बी डी एक्स, अगर तो 1/x का लॉग होता है तो यहाँ पे 1/x प्लस बी है, तो लॉग x प्लस बी लिख देंगे। अब क्योंकि a में कोएफिशिएंट है तो हमको क्या करना पड़ेगा, डिवीजन करना पड़ेगा, तो ऐसा कर देंगे। ठीक है, अब देखो अगर ऊपर a कर देंगे तो a से कट कर ये वाला आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये तो यहाँ तक हमने जो भी काम किया वो क्या हुआ, तो इनडेफिनिट का काम किया है। ठीक है, मतलब जिसमें हमको पता नहीं था कि कहाँ से कहाँ तक हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेफिनिट, मतलब डेफिनेट में क्या होगा, हमको पता होगा कि किस पॉइंट से किस पॉइंट पर क्या करना है, उसको इंटीग्रेट करना है। तो डेफिनेट को कैसे देखते हैं, तो मान लो कि f(x) dx कोई भी फंक्शन वही है और डेफिनेट इसको करना है, तो डेफिनेट करने का मतलब हम कहाँ से कहाँ करेंगे ये हमको पता होगा, यानी लोअर लिमिट क्या है और अपर लिमिट क्या है ये हमको पता है। तो यहाँ पे a जो है उसको बोलते हैं लोअर लिमिट और b जो है ऊपर वाले को इसको बोलते हैं अपर लिमिट। ठीक है, तो मान लो कि अगर कोई फंक्शन है, यहाँ पे एक दिखा, मान लो कि y इक्वल्स टू fx है। ठीक है, और इसको इंटीग्रेट करना है a से b में, a टू b में। ठीक है, तो ये एक डेफिनेट फॉर्म लेगा। तो अगर हम इसको i लिखे तो इसको लिखने का तरीका है i इक्वल्स टू y dx हो गया, मतलब fx dx, और कहाँ से कहाँ, तो a टू b। तो मान लो कि fx dx का जो इंटीग्रेशन आया वो gx आया है, और कहाँ से कहाँ तक करना है हमको, a से b करना है। तो अब हमको क्या करना है, पुट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, तो g ऑफ b हो जाएगा माइनस g ऑफ a हो जाएगा, यानी जो भी फंक्शन होगा उस फंक्शन में a और b का वैल्यू क्या हो जाएगा, पुट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया है कि मान लो कि कोई इसका इंटीग्रेशन ix आया, तो ix में क्या पुट करेंगे, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट पुट कर दिया और लोअर लिमिट पुट कर दिया, मेरा आंसर आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर में हम देखते हैं कि मान लो कि अगर ये एक्स स्क्वायर का ही हमको क्या करना था, निकालना था, एक्स स्क्वायर डी एक्स निकालना था, और इसको इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ तक, तो मान लीजिए कि -1 से 1 में करना है। ठीक है, तो -1 से 1 करना है तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, तो x³/3 आ जाएगा। ठीक है, -1 से 1 में। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, अपर लिमिट पुट करना पड़ेगा। तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1³/1/3 माइनस इस लोअर लिमिट को पुट करना पड़ेगा, तो -1 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3। तो देखो ये कितना हो गया, 1/3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि क्यूब नेगेटिव का क्यूब है तो बाहर निकलेगा तो नेगेटिव निकलेगा, तो 1/3। तो इसका आंसर कितना आया, 2/3 आया। तो यहाँ पे क्या हो गया, यह डेफिनिट है, यानी इसका वैल्यू आपको मतलब कहाँ से कहाँ तक करना है आपका इंटीग्रेशन आपको पता है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑलरेडी हमने जो बताया है इंडेफिनिट के केस में, इसमें भी वही होगा। जैसे ए एफ एक्स हो गया, बी अगर जी एक्स हो गया, तो इसको कैसे करेंगे, तो ए टू बी अल्फ़ा कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया एफ एक्स डी एक्स, फिर ए टू बी बीटा कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, ऐसे कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो अगर एग्जांपल अगर देखना चाहोगे तो बस ऐसे ही कर सकते हो। मान लो कि 2x² + 3x है, 2x² + 3x है, और कहाँ से कहाँ करना है, -1 से 1 में करना है। तो ये कैसे हो जाएगा, तो 2x² dx, ये dx है, -1 में 1 प्लस फिर -1 में 1 कितना हो जाएगा, 3x dx। बस इसको कर देना। तो आई होप ये आपको समझ में आ रही होगी। ओके, अब क्या होता है कि एडिटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि मान लो कि कोई फंक्शन a टू b में हमको करना है, लेकिन a टू b में करने के
ए टू बी के बीच में कोई और पॉइंट सी भी है, मान लो कि ये ए टू बी में कर रहे हैं लेकिन और पॉइंट सी भी है, तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट ए टू बी इंटीग्रेट कर सकते हैं या फिर पहले ए टू सी इंटीग्रेट कर लेंगे फिर सी टू बी इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो वही हमने दिखा रखा है, कोई फंक्शन एफ एक्स डी एक्स करना है और उसको इंटीग्रेट करना है ए टू बी में, तो इसको और ए टू बी के बीच में कोई पॉइंट सी भी है, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ए टू सी कर सकते हैं फिर सी टू बी कर सकते हैं उसी फंक्शन को। तो एफ एक्स डी एक्स हो गया, फिर एफ एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, वही वाला फंक्शन मेरा काम में आ जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब एक फॉर्मेट ये भी है कि एफ एक्स डी एक्स ए टू बी जो होगा ना वो माइनस हो जाएगा, वो सेम वैल्यू होगा माइनस के, जब इसका हम लिमिट उलट देंगे। लिमिट उलट देंगे तो जैसे हमने क्या था, अपर लिमिट आई बी माइनस आई ए था, तो अगर लिमिट उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, आई ए माइनस आई बी हो जाएगा, मतलब ये वाला केस हमने जो देखा था ये वाला। तो अगर इसको इधर कर दे, इसको इधर कर देंगे तो आई ए माइनस आई बी हो जाएगा ना, तो अगर ये प्लस होगा तो उधर माइनस वाला वैल्यू दे देगा। तो आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, कि अगर लिमिट उलट देंगे तो इसके सिग्नेचर में भी चेंज आ जाता है। ठीक है, जैसे मान लिया यहाँ पे क्या है, कोई एग्जाम्पल है, मान लिया बनाते हैं -1 से 1 ई टू द पावर एक्स, तो ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स ही होता है, -1 to 1। तो क्या पुट करोगे वैल्यू, तो पहले अपर लिमिट, तो ई टू द पावर 1 माइनस ई टू द पावर 1 -1। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, तो e माइनस 1/e, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, e का वैल्यू कितना होता है 2.7 के करीब में होता है, 2.71 के करीब में, तो यहाँ पे पुट कर देना, या इसको -1 करके ऐसे कैसे बनाया जा सकता है। जैसे इसको हमको बनाना है, तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस बी का फॉर्मेट है, तो इसका कितना हो जाएगा, तो 10x 3x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3, और अपर लिमिट लोअर लिमिट डाल दो, तो ये अपर लिमिट 10 है, लोअर लिमिट 0 है, तो 10 डालोगे तो कितना हो जाएगा, 10 30 प्लस 6/3 माइनस 10 6/3, बस यही आंसर हो गया। इसको करना है तो साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपको पता नहीं है, तो इसको बनाने के लिए ना थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमने ऐसा कोई बताया ही नहीं है साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जो पता है उसके टर्म में लेना पड़ेगा। तो हमको पता है साइन एक्स, हमको पता है कॉस एक्स, हमको पता है साइन ए एक्स, हमको पता है कॉस ए एक्स के बारे में पता होता है। तो इसको हम कहना क्यों ना हम उसी फॉर्मेट में तोड़ दें, तो साइन स्क्वायर एक्स जो है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो आप ध्यान दो, आपको पता है कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू, आपको पता है कितना होता है, cos 2x होता है, पता है ना। ओके, आपको साइन स्क्वायर एक्स लिखना है, तो साइन स्क्वायर एक्स लिखना है, तो इसको भी कॉस को साइन बना ले, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा इक्वल्स टू cos 2x। तो आप बताओ कि अगर इसको इधर करेंगे तो 1 माइनस cos 2x लिख सकते हैं इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो अब साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस cos 2x/2 लिख सकते हैं। यानी हम इस टोटल साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, तो 1 माइनस cos 2x/2। जब 1 माइनस cos 2x/2 पुट करेंगे ना, तो मेरा डायरेक्ट आ जाएगा आंसर, देखना। तो ये 0 to पाई में हो गया, और साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस cos 2x/2 लिख देंगे। अब इसका इंटीग्रेशन हमको पता है, ये तो कांस्टेंट हो गया, तो इसको तोड़ दो, तो ये 0 to पाई, तो 1/2 इंटू डी एक्स माइनस 0 to पाई कितना हो गया, तो ये हो गया 1/2 इंटू cos 2x dx। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया 1/2 को कांस्टेंट कर दो, x का dx का इंटीग्रेशन x हो गया, कहाँ से कहाँ पे 0 से पाई में, माइनस 1/2 कांस्टेंट बाहर निकल गया, cos 2x का कितना होता है, तो माइनस साइन 2x, तो माइनस साइन 2x। अब क्योंकि 2 अंदर है तो इसको हमको डिवाइड भी करना पड़ेगा 2 से, हो गया 0 to पाई, बस इसमें वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग बात करते हैं एक दूसरे फॉर्मेट का। अब जो फॉर्मेट देखेंगे हम लोग रूल ऑफ सब्स्टिट्यूशन का देखेंगे। जैसे मान लो कि कोई ऐसा फंक्शन दिया हुआ होगा, ठीक है। अब सपोज मान लिया कोई ऐसा फंक्शन दिया हुआ, तो ये फंक्शन तो बड़ा विचित्र ही है, ठीक है, बड़ा डिफिकल्ट टाइप का लग रहा है, ये कैसा, इसका तो कोई फॉर्मेट ही नहीं देखा था। तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपके दिमाग में सोचना पड़ेगा कि एक्चुअली ये है क्या, तो 2y dy, ये है 1 + y²।
तो अब ध्यान से देखोगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर को अगर तुम डिफ्रेंशिएट करोगे ना तो 2y आ जाएगा, समझ में आई बात, तो 2y आ जाएगा। इसका मतलब क्या करना का, ये जो डायरेक्ट जो है ना, ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं बनेगा, तो इसको हम लोग कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। तो जब जहाँ पे हमको कुछ एज्यूम करना पड़ता है तो एक्चुअली उसको हम सब्सटीट्यूट करते हैं, यानी रूल ऑफ सब्सटीट्यूशन। तो क्या बोलता है, अगर 1 प्लस वाई को अगर वन प्लस वाई स्क्वायर को अंदर वाले टर्म को अगर टी मान लेते हैं और इसका डिफ्रेंसिएशन अगर टी के रिस्पेक्ट में करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 1 का तो किसी भी कॉन्स्टेंट है, किसी भी रिस्पेक्ट में करोगे डिफ्रेंसिएशन 0 ही होगा। तो 0 प्लस पहले इसको y के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो वाई स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में 2y हो जाएगा, और फिर y का dt के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये हो जाएगा तो 2y dy इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो 2y dy इक्वल टू dt, इसका मतलब ये है कि अगर 1 प्लस वाई स्क्वायर को अगर हम t लिख दें तो हमको 2y dy डायरेक्ट dt मिल जाएगा, तो लिख देंगे। तो 1 प्लस वाई के जगह पे हमने क्या कर दिया, t रख दिया, तो रूट टी इंटू डी टी हो गया। अब t के ऊपर कितना होगा, पावर चल जाएगा 1/2, तब एक नॉर्मल केस आ गया, नॉर्मल फंक्शन एक्स टू द पावर n dx का फंक्शन आ गया। अब इसका एक्स टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 होता है आंसर, तो t टू द पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट हो गया। तो इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो ये मेरा आंसर इतना आ जाएगा, क्योंकि टी हमने एज्यूम कर रखा था, सब्सटीट्यूट कर रखा, तो टी का वैल्यू जो है वो फिर से हम यहाँ पे पुट कर देंगे और ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो ये मेथड जो होता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग सब्सटीट्यूशन, यानी खुद से हम लोग सब्सटीट्यूट करके हम लोग का जो नोन वाला फार्मूला है उस फार्मूले में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को बेंड करके ले जाएंगे, ठीक है। तो सब्सटीट्यूशन हम लोग करते ही हैं क्योंकि इसमें प्री डिफाइंड कुछ फार्मूले होते हैं, उसी फार्मूले पे हमको क्या करना होता है, सेट करना होता है। एक बार फार्मूले पे सेट हो जाएगा तो फार्मूले का तो इंटीग्रेशन आपको पता है, आसानी से आपका आंसर निकल जाता है, ठीक है। चलिए मान लिया कि ये मेरा एक इक्वेशन है, इसको हम लोग कोशिश करते हैं। तो देखो 2z dz है, अब यहाँ पे उसी टाइप के, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये नीचे दे दिया। तो वैसे ही कर सकते हो कि पुट या लेट z स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू कितना मान सकते हो, t मान सकते हो। तो अगर ऐसे करोगे तो फिर 2z dz इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। हमने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे, अगर इनडायरेक्ट करना है तो तू पहले देख लो। तो z को पहले z स्क्वायर को z के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2z हो जाएगा, फिर z को dt में करना पड़ेगा, dt में, और ये t को dt में, t को t के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1 होगा। तो ये बन जाएगा 2z dz इक्वल्स टू dt, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया था। अब आप जान लो कि ऐसा ही लिखा जाता है क्योंकि आपको भी यूज़ करना होगा। तो अभी इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पुट कर दो। तो हमने z स्क्वायर प्लस 1 को t मान लिया है, 2z dt को dt मान लेंगे। यहाँ पे आ गया है ऑलरेडी, ऊपर dt लिखा गया और नीचे क्या लिखा गया, तो t और ये 3। तो अगर इसको और फर्दर ब्रेक करेंगे तो कितना होगा, dt और ये t का पावर 1/3। जब उसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना होगा, t का पावर माइनस 1/3 dt। अब एक ऐसा फॉर्मेट बन गया nxn-1 का, सॉरी x टू द पावर n का। तो यहाँ पे n कितना है, तो -1/2 है। देखो हमने सिर्फ बोला था n -1 नहीं होना चाहिए, यहाँ -1/3 है, तो ये हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, xn+1 डिवाइडेड बाई n+1। तो xn+1 सॉरी x नहीं t होगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाई n+1 इंटू सम कांस्टेंट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा, तो कितना होगा 3 -1 2, और ये कितना हो गया -2। तो ये हो जाएगा 3/2 और ऊपर हो जाएगा 2/3 प्लस कांस्टेंट, और t का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए जो हमने यहाँ पे माना था, बस आंसर आ गया। तो आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन है, उसका यूज कैसे करते हैं फिजिक्स में। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।